आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है विज्ञान से। मैं आपको बताऊंगा ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, ये सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर, जानते हैं ओम का नियम। दोस्तों, आपके सामने लिखा है ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात क्या होता है? नियत होता है या नियतांक होता है, जो भी लिख सकते हो, नियत होता है। यदि ध्यान देना, ये चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तो जो अनुपात होगा V/I बराबर नियतांक होगा और V/I बराबर R होगा। R मतलब प्रतिरोध। एक बार मैं फिर से इसको पूरी डिटेल में समझाता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए, पूरा रट जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समझिएगा पूरा डिटेल से, ठीक है? तो देखिएगा नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, जैसे भौतिक अवस्थाएं आप समझते हो, भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई हो गई, ये सब चीज़ों में परिवर्तन, जैसे ताप हो गया, ये सब चीज़ें भौतिक अवस्थाएं होती है। जैसे लंबाई 5 मीटर, उसको 6 मीटर नहीं करना, या 5.5 मीटर नहीं करना, या 4.5 मीटर, यानी ना तो कम करना ना तो बढ़ाना है, जैसा कि तैसा रखना है। ये चालक मतलब समझते हो, जैसे चालक हो गए तार, लोहे का तार हो गया, चांदी का तार हो गया, पीतल का तार, कोई भी हो सकता है, ठीक? तो वो होगी मतलब चालक हो जाएगा, जिसमें करंट बहती है। भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों, ठीक ना, पर लगाए गए विभवांतर, ध्यान देना, जो उसका सिरा होता है, सिरे पर विभवांतर हमेशा लगाया जाता है, याद रखना। ध्यान देना, 2-3 बातें देखिएगा। विद्युत धारा जो होती है बहती है, ठीक ना, क्या होती है? विद्युत धारा चालक में बहती है, और जो होता है चालक में विभवांतर लगाया जाता है। कुछ चीज़ें देखिएगा, लगाया क्या जाता है? विभवांतर। बहता कौन है? धारा, ठीक ना, और जो है विरोध करता कौन है? प्रतिरोध। वो बात की बात है, वो समझ जाएंगे। ये 2 पॉइंट आप याद रखिए कि जो लगाया जाता है वो विभवांतर है, जो बहता है वो धारा है। तो ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है, चालक होता है उसमें विभवांतर लगा दिया जाता है तो उसमें धारा बहने लगती है, ठीक ना। जो विभवांतर लगाया जाता है वो, और जो धारा बहती वो दोनों का अनुपात कर दिया जाए तो एक नियतांक आ जाता है, ठीक ना। उसी नियतांक का नाम क्या रखा गया? उसी नियतांक का नाम रखा गया प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। यानी कि विद्युत विभवांतर ऊपर हो और नीचे धारा हो, V/I, यानी कि विभवांतर बटे विद्युत धारा बराबर नियतांक, और नियतांक का दूसरा नाम क्या है? विद्युत प्रतिरोध। क्या नाम है? तो इसे ही ओम का नियम कहते हैं, ठीक? ध्यान देना थोड़ा सा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जैसे लिखा हुआ है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप इत्यादि परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, सिरों पर लगाया जाता है। एक सिरा ये होता है, जैसे एक सिरा, जैसे ये है चालक, ध्यान दीजिएगा, ये इतना बड़ा चालक है, ठीक। यहाँ पर थोड़ा नीचे देखिएगा, ये सिरा एक हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया, तो विभवांतर इसके बीच में लगाया जाता है। ये जैसे ये हो गया विभवांतर, ठीक। तो इस तरह से विभवांतर लगाया जाता है सिरों के बीच, और धारा तो उसी चालक में, ये चालक तार है, इसमें बहेगी, ठीक। इतना आपको याद रखना है। तो सिंपल सी बात इतना याद रखिए, कोई चालक है और चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए, बस इतना। ताप आप लिखो चाहे न लिखो, जैसे ताप न लिखना चाहे तो न लिखो, कोई बात नहीं। परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। आप समझ गए होंगे V। अगर देखिएगा, ये चालक के सिरों के बीच विभवांतर आप V मान लो, विभवांतर को V ले देते हैं, धारा को I लिखते ही हैं, ठीक ना, बहने वाली धारा I लिखते हैं, तो V/I होता है नियतांक, यानी विभवांतर बटे विद्युत धारा। विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात नियतांक होता है। विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात जो नियतांक आता है उसे R कहते हैं। R का मतलब प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है? जो ये प्रतिरोध आया इसका मात्रक होता है ओम। हालांकि ओम का नियम है, लेकिन इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक भी ओम होगा, याद रखना। अच्छा, इसकी परिभाषा एक बार फिर से देंगे, विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा। तो इसी से हम आपको निकाल के दिखाएंगे विद्युत प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको R से लिखते हैं, चाहो तो लिख सकते हो। आपने देखा कि V, ध्यान देना, V/I, ध्यान देना, V/I को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, R। तो इसकी परिभाषा कैसे बनी उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो सिंपल है, परिभाषा आप जानते हो, जब किसी से वही बिल्कुल सेम परिभाषा भी इसकी बन जाएगी, क्योंकि विभवांतर, जैसे जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है
तो उस चालक में विद्युत धारा बहने लगती है। लगाए गए विभवांतर तथा चालक के विद्युत धारा के अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान देना, क्या लगाया जाता है? लगाए गए, परिभाषा अगर लिखनी पड़े, लगाए चालक में लिख दीजिएगा। लगाए किस में जाएगा? चालक में, ये तो लिखना जरूरी, चालक में। ठीक, चालक में लगाए गए विभवांतर, बिल्कुल सेम वही है लेकिन थोड़ा सा फिर से लिखना पड़ेगा, तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, राइटिंग पढ़ना चाहिए थोड़ा सा समझने पर, ठीक ना। तो चालक में लगाया जाता, मैंने कहा था लगाया गया विभवांतर बहती है धारा, दोनों के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे R बराबर V/I। ठीक, याद रखिए ये सूत्र है। अब इसका मात्रक क्या होता है? यहाँ लिख सकते हो, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक, ओम को इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक, होता, इतना आप याद रख लिए, सिंपल है। वो परिभाषा जो ओम का नियम था लगभग इसी तरह थी, और जो है विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा ये भी सेम है। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी जो आता है ध्यान रखना, ये भी आ सकता है, ओम का नियम भी आ जाएगा, और जो है विशिष्ट प्रतिरोध ये भी आ सकता है। तो चलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की समझाते हैं। ध्यान देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है एक निश्चित ताप पर किसी चालक, ध्यान देना ये जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आता है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा को निगमन कीजिए, या फिर कह सकते हैं किसी तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई, मोटाई एवं पदार्थ पर निर्भरता के संबंध को स्थापित करें। ठीक है, जैसे कि लंबाई, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध निकालने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें लिखनी पड़ती हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध निकलता है। कुछ लोग सोचते हैं परिभाषा सीधा देते, तो विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए इसमें थोड़ी सी बातें लिखनी पड़ती हैं। वो बातें क्या है? नंबर 1, विशिष्ट जो तार की विद्युत प्रतिरोध होता है, ध्यान देना, एक तो प्रतिरोध होता है, एक विद्युत प्रतिरोध होता है। अब प्रतिरोध की बात करेंगे पहले, फिर विद्युत प्रतिरोध की बात आएगी। जो प्रतिरोध होता है वो किस किस पर निर्भर करता है, इसी से निकलेगा विशिष्ट प्रतिरोध। पहले हम तार पर जो विद्युत प्रतिरोध होता है चालक के लिए उसकी बात करेंगे, फिर विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे। जो प्रतिरोध होता है तार की लंबाई पर निर्भर करता है, याद रखना इस बात का। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 क्या हुआ? तार की लंबाई, तार की लंबाई, ये कौन? विशिष्ट प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध। तार की लंबाई किस पर निर्भर करता है? तार की लंबाई पर। यहाँ लिख सकते हैं विद्युत प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर, निम्न चीज़ों पर लिख सकते हो, यहाँ पर बातों लिख गया जो पर निर्भर करता है, ये लिख सकते हैं। ठीक ना, तो मैंने पूरी परिभाषा नहीं लिखी है, यहाँ लिख सकते हो निम्न बातों पर निर्भर करता है। ध्यान देना, नंबर 1 हो गया तार की लंबाई, नंबर 2 हो गया तार की मोटाई पर भी। ठीक है ना, तार की लंबाई और तार की मोटाई नंबर 3 तार के पदार्थ पर। ये 3 बातें, इन तीनों बातों से विशिष्ट प्रतिरोध निकलेगा। लेकिन ये 3 बातें किसके लिए? प्रतिरोध के लिए, ना कि विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। ये 3 बातें विद्युत प्रतिरोध के लिए हैं। इन्हीं विद्युत प्रतिरोध की तीनों बातों से निकल आएगा विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिएगा नंबर 1, शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। अगर तार जो विद्युत प्रतिरोध है तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम नंबर 1, ये जो विद्युत प्रतिरोध होता है तार की लंबाई के
अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो चिन्ह लगा है इसको आप नहीं समझ सकते, आपको समझना होगा। इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती क्यों बोलेंगे? अगर ये सामने कोई है तो अनुक्रमानुपाती बोलेंगे। अगर यही चीज़ ये लिख दें हम, जैसे R इक्वल टू कुछ भी लिख दें, A ऐसे करके अनुपाती चिन्ह लगा के B लिख दें, तो A जो है व्युत्क्रमानुपाती है B के, ठीक ना। B की व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक ना। B का व्युत्क्रमानुपाती जब 1/, में लिख देंगे, 1 के नीचे उसी चीज़ को लिखेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती। जैसे यहाँ पर L लिखा मैंने, R अनुक्रमानुपाती L, अगर 1/, लिखते तो लिखते R व्युत्क्रमानुपाती L लिखते इसी तरह, लेकिन उसका नाम हो जाता है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक ना, क्योंकि व्युत्क्रम में है जाता है, ध्यान देना। तो नंबर 1 हो गया विद्युत प्रतिरोध तार की लंबाई के, यहाँ पर आप इसको देखकर बोल सकते हो ना, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, तार की मोटाई की क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती। अब मोटाई क्या होती है? मोटाई को हम किससे लिखें? ए से लिख सकते हैं। ए मतलब क्षेत्रफल, ए मतलब क्या होगा? क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर मोटाई लिख सकते हो या क्षेत्रफल भी हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर कह सकते हो मोटाई, हेडिंग तो मोटाई पड़ी है, लेकिन यहाँ परिभाषा, जब हेडिंग के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर परिभाषा इसकी, तो लिखेंगे क्या? विद्युत प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल न लिख पाओ तो लिख दो तार के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, माफ कीजिए, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर 1/a होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, लेकिन लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक ना। और नंबर 3 है तार के पदार्थ पर। तार के पदार्थ मतलब चांदी का है, लोहे का है, पीतल का है, तब तो इसमें चांदी लोहे से मतलब नहीं हो, तो मैंने परिभाषा लिख दिया, ठीक ना। तो ये आप लिख सकते हो, जब इसको लिखना तो ये लिखना, जब इसको लिखना उसी के सामने ये लिखना। तो यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूँ तार की लंबाई, तो यहाँ पर आपको लिखना क्या? ध्यान से लिख लीजिए, भी मैं बोले दे रहा हूँ। पहले लिखेंगे हेडिंग तार की लंबाई पर, किस पर निर्भर करेगा? विद्युत प्रतिरोध, तार की लंबाई। तो इसमें लिखेंगे विद्युत प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये लिख देंगे इसमें। उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? तार की मोटाई पर, तो यहाँ लिखेंगे विद्युत प्रतिरोध तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। उसके बाद ये लिख देंगे, और लास्ट में तार के पदार्थ के, तार के पदार्थ की बात करें तो उसमें क्या होगा कि अलग अलग जो होते हैं पदार्थ, जैसे कि चांदी तांबा, तो उसके ऊपर होता है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 पॉइंट आपको लिखना है। अब ये 2 पॉइंट को, इसको एक समीकरण 1 लिख दो, इसको समीकरण 2 लिख दो, ठीक ना। तो इस तरह से लिखना है, मैंने केवल समझाने के लिए इस तरह किया, नहीं तो आपको दूसरी तरह से, मतलब पूरी परिभाषा डिटेल में समझा सकते, लिखा सकते थे, लेकिन मैंने बोल दिया, उससे आप समझ के लिख सकते हो। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, ठीक। तो मिला देंगे तो इधर R तो दोनों में है, तो R1 लिख देंगे, ये चिन्ह लग जाएगा, L सामने ऊपर हो जाएगा और A नीचे आ जाएगा। अगर ये बात नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से, R यहाँ लिखोगे L × 1/a, ठीक ना, दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो L जो है ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? L 1 और L का जो मल्टीप्लाई होगा L ही आएगा, ठीक है, तो L/a हो जाएगा। तो ये इतना आ गया। अब यहाँ पर इसी से निकलेगा विशेष प्रतिरोध, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। अब इसी को जो ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाना पड़ेगा, तो यहाँ लगेगा बराबर का चिन्ह, क्या लग जाएगा? बराबर। तो यहाँ लिख देना एक नियतांक आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नियतांक आ जाएगा, जिसे हम K से लिख सकते हैं, ठीक, ध्यान देना। तो यहाँ पर जब हम बराबर का चिन्ह हटा देंगे, इसका एक नियतांक, कभी भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा L/a, ठीक। तो ये K जो आ गया है नियतांक, यही है विशिष्ट प्रतिरोध। यही क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पर K है, कोई Q लिखता है, कोई रो लिखता है विशिष्ट प्रतिरोध का चित्र, तो चित्र से मत जाइए। तो यही K क्या है? K ही विशिष्ट प्रतिरोध, जहाँ K क्या है? K बराबर विशिष्ट प्रतिरोध।
कुछ है नहीं, बस सिंपल सा है, मैंने थोड़ा समझाने में समय लिया, लेकिन आपको लिखना क्या, बस तार की विद्युत तार जो है विद्युत प्रस्तुत निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 तार की लंबाई, नंबर 2 तार की मोटाई, नंबर 3 तार के पदार्थ पर। बस इतना लिख के आप ये लिखोगे तुरंत सूत्र, और उसके बाद इसको दोनों को मिला दोगे, बस के आ जाएगा। के इंटू एल अपान ए। के क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब इसी से हम परिभाषा निकालेंगे। अगर के की परिभाषा निकाली जाए तो क्या होगी, अगर यल को 1 कर दिया जाए और ए को 1 कर दिया जाए, ध्यान देना, यल को 1 कर दिया जाए और ए को भी 1 कर दिया जाए तो के बराबर आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के बराबर आर आ जाएगा, ध्यान देना। तो क्या करेंगे हम, यदि नंबर यहाँ लिखेंगे, यदि यल बराबर 1 मीटर, ध्यान देना, यदि यल बराबर 1 मीटर, ठीक, और ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, हमेशा इसका क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। तो क्या होगा, तब क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा के बराबर आर आ जाएगा, ठीक। के बराबर क्या आ जाएगा, आर, और इसका मात्रक बन जाएगा ओम मीटर। किसका, इसका विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर है और केवल प्रतिरोध का होता है ओम, याद रखना, ठीक। अब इसकी परिभाषा आपको लिख भी सकते हो, लिखेंगे, लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, आप उसके बाद समझ के लिख सकते हो। क्या लिखना है, यदि किसी चालक की लंबाई को 1 मीटर कर दिया जाए और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होगा। बस इतनी इस परिभाषा लिखना है, ध्यान दे। अगर इसको 1 कर दे, इसको 1 कर दे तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होगा। इतना लिखना है, आप लिख सकते हो, एकदम सिंपली मैंने बोल दिया है। जो लोग वीडियो को थोड़ा कम समझ पाए कहीं पर भी, तो वीडियो बैक करके एक बार फिर से देख लें, और परिभाषा मैंने बोल दी है उसको लिख लें। इसमें सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था, बस इतना लिखना है। विद्युत देखिए एकदम सिंपल सा है, विद्युत प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 तार की लंबाई, तार के क्षेत्रफल, ये 2 बातें, यही 2 बातों का सूत्र लिख दीजिए और दोनों सूत्र को मिला दीजिए, बस हो गया खत्म का। इतना छोटा सा था। अब मैं कल बताऊंगा, मैंने अगले वीडियो में बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर में आता है, हाईएस्ट नंबर में जो भी आता है। एक होता है श्रेणी क्रम में विशिष्ट प्रतिरोध और होता है समांतर क्रम में विशिष्ट प्रतिरोध। मैं इसको समझा दूंगा। आज जो मैंने बताया इसको अपनी परिभाषा में लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं बिल्कुल रट्टी विद्या लिखो, अपने हिसाब से आप इसको लिख सकते हो, थोड़ा सा इधर उधर करके, लेकिन ये सब चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो इतना आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इतना याद रखना कि जो अगला वीडियो होगा उसमें श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के विषय में बताया जाएगा इस लेसन से। उसके बाद ये लेसन समाप्त हो जाएगा तो उसके कुछ सवाल बताए जाएंगे। थोड़ा सा एक चीज़ और पॉइंट आपको बता दूं, शायद काम पड़े उसका। जैसे एक होता है आंतरिक प्रतिरोध, क्या होता है, एक होता है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आपने सेल देखा होगा, सेल में या बैटरी देखा होगा, उसमें तेजाब वगैरह भरा होता है, तो उसमें भी जो होता है, जो क्या कहते हैं घोल जो होता है, घोल की वजह से भी क्या होता है, धारा नहीं बह पाती। अच्छा, प्रतिरोध का मतलब समझते हो, प्रतिरोध जो होता है धारा को रोकता है, बहने नहीं देता, इसी को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो घोल में जो बैटरी में सेल में जो भी घोल होता है वो क्या करता है, वो भी धारा को रोकता है बहने के लिए। तो वो जो अंदर घोल में होता है उसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। इतना आप याद रखिए, आपके लिए इतना काफ़ी है। और जो है मैंने कहा था